तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का ये लास्ट चैप्टर है जियोग्राफी यानी सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का भूगोल पार्ट में ये 6वां पार्ट होगा। पार्ट का नाम है जनसंख्या। चूँकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने ये पार्ट भी कवर कर दिया है। पार्ट का नाम है जनसंख्या। आप देख सकते हैं कि ये 6वां पार्ट हो जाएगा। पार्ट का नाम पड़ जाएगा जनसंख्या। लाइन लिखी हुई कि क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वह स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। मानव स्वयं भी जो संसाधन होता है। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी, जो बाढ़ और सुनामी आती है दोस्तों, बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित नहीं करते, जब तक प्रभावित नहीं करते तभी वो आपदा बनते हैं। ठीक कह रहा है, बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तभी वो जो है क्या बन जाते हैं? आपदा बनते हैं। इसीलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एवं आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संसाधन या आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। ठीक, मानव पृथ्वी के संसाधन का उत्पादन एवं उपभोग करता है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं। आगे कहता है, कहाँ रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। अब जनसंख्या का आकार कैसा है और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें बताया गया है कि आगे भारत की जनसंख्या का आकार एवं जनसंख्या के आधार पर वितरण, माने भारत का जो है आकार कैसा है और जनसंख्या वितरण कैसा है, ये हम लोग देखेंगे। तो बताया जा रहा है कि मार्च सन 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या, यहाँ जो ये लिखा हुआ है दोस्तों 12, इसमें आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि जो 12 है यहाँ पे, ये 12 नहीं, 121 करोड़, 121 करोड़ हो जाएगा ये, और 6 पॉइंट, तो 121 करोड़ हो जाएगा ये लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना था? ये 17% से अधिक था। ठीक, 17% से अधिक थी। यह 121 करोड़ लोग भारत के 32,88,000 यहाँ होना चाहिए लाख वर्ग किलोमीटर विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4%, माने कुल मिला के कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लिया जाए विश्व में 100% आदमी हैं या व्यक्ति हैं, तो इसमें से 17% केवल भारत के पास हैं। दुनिया का 17% आबादी भारत के पास है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि विश्व के पास ज़मीन है 100%, तो 100 में से भारत के पास कितना है? 2.4% ज़मीन भारत के पास है। आगे कह रहे हैं कि विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। आगे सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 19 करोड़ 90 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना? 16%। अकेले भारत का 16% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,000 या 64,429,000 लोग निवास करते हैं। ठीक,
भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्य में निवास करती है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। ठीक, ये 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जनसंख्या से संबंधित इतिहास भी देख लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो जनगणना है ये एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना या जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसंख्यांक सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? क्या आपने पुस्तकालय में इसे देख सकते हैं? दोस्तों, ये एक बात आपको याद रखना है कि अभी सन 2011 में जो है जनगणना हुई थी। इससे पहले शुरुआत में सन 1872 में जनगणना शुरू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से 1800 कितने ईस्वी में हुआ था? 81 ईस्वी में। ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है जनसंख्या। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि विश्व का जनसंख्या और भारत की जनसंख्या के बारे में। तो देखिए, ये मान लीजिए कि ये 100% जनसंख्या दुनिया का है। तो इसमें से कितना प्रतिशत? 17.5% भारत का अकेले जनसंख्या, शेष 82.5% विश्व की जनसंख्या है और पूरे विश्व में 17.5% भारत की जनसंख्या है। साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो पूरे विश्व का जो है मान लीजिए जितना ज़मीन, उसमें से भारत का ज़मीन सिर्फ 2.4% है, जबकि विश्व के पास ज़मीन 97.6% है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है ये सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। ठीक, यहाँ पे बताया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% ही है। ठीक, ये ताज्जुब वाली बात है दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर पूछे भारत में जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन से राज्य की है तो उत्तर प्रदेश। अगर पूछता है भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हो जाएगा राजस्थान। अब एक महत्वपूर्ण बात और हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? ये क्यों जो है कहीं कम कहीं ज़्यादा है? तो उसका भी कई कारण, जैसे घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण। घनत्व बोलें तो कि मान लीजिए आपके पास इतना ही जगह है, लेकिन एक इसमें पूरा भरे हुए हैं लोग, एक आपके पास इतना बड़ा जगह है इसमें 3 लोग हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि इसके वाले का जनसंख्या घनत्व कम है और इसमें ज़्यादा लोग हैं तो इसकी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व, पहला है जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? और बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए कि कितना है। आगे बताया जा रहा है कि सन 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। अब कहने का मतलब दोस्तों यह है कि भारत में एक तरफ जो मान लीजिए यह पूरा ज़मीन है, इसमें से 1 किलोमीटर ज़मीन में सिर्फ 382 व्यक्ति रहते हैं पूरे भारत की ज़मीन में। लेकिन जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य में 1 किलोमीटर क्षेत्र में 1102 व्यक्ति रहते हैं, जबकि सबसे कम कहाँ का है तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व और कहाँ कितना जनसंख्या घनत्व है और कितनी जनसंख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैप दिया गया है। हाँ, देखो सबसे बड़ा कौन है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत की रहती है? 16%। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 9%, बिहार में 9%, पश्चिम बंगाल में 8%। अब इसी में से जो सबसे कम है उसमें आप देखेंगे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये सब क्षेत्र के। ठीक है, ये सब क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अब जनसंख्या निवास करती है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो इस मैप में दर्शाया गया है कि
भारत की जनगणना सन 2011 जनसंख्या घनत्व। अब इसमें देखिएगा आप लोग, ये जो पहला वाला हरा कलर, जितने राज्य हरे कलर में हैं ये सबकी जनसंख्या कम से कम 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। जबकि जो हल्का कलर का है, ये जैसे ये वाला राज्य यहाँ पे 250 से कम है, इसमें 250 कम है, इनमें 250 से कम, इसमें 250 से कम, यहाँ पे भी 250 से कम। लेकिन जो हल्का कलर का है ये सब राज्य, यहाँ पे 251 से लेकर के 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जैसे गुजरात राज्य हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इधर उड़ीसा, झारखंड, असम राज्य, यहाँ पे जो है 251 से 500 के बीच रहते हैं। वहीं जो पीला कलर का है, जैसे तमिलनाडु हो गया और यहाँ चंडीगढ़ और हरियाणा, यहाँ पे 501 से लेकर 750 तक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। जो एकदम येलो कलर का है ये वाला, यहाँ पे जो है 751 व्यक्ति से लेकर 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ रहते हैं। जो रेड है वहाँ 1000 से ज़्यादा लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। ठीक, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी था। आगे हम देखते हैं, कह रहा है नोट में कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून सन 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना और 5/8/19 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि 6.3 का अध्ययन कर इसकी तुलना चित्र 2.2 एवं चित्र 4.3 से करें। इस मानचित्र के बीच क्या आपको कोई संबंध नज़र आता है? तो दोस्तों अब हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं पैराग्राफ में कि जो व्यक्ति हैं यहाँ पे भारत में, उसमें बताया गया है कि 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या वाले राज्यों के नाम बतलाइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है, तो वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाएगी। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों है? तो असम राज्य, असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व माध्यम है, माने कम है। पहाड़ी कटे छठे एवं पथरीली भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदान भाग एवं दक्षिण में केरल जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। उत्तरी मैदान वाले क्षेत्र में जैसे उत्तर प्रदेश बिहार में हो गया, केरल में हो गया, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। ठीक, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हों। अब आगे हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से राज्य रहेंगे। तो कह रहा है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु और प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि क्या है ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे मेन बिंदु है। कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में जैसे 10 वर्ष के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला जो है सापेक्ष वृद्धि और दूसरा है प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। तो प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ती जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे सन 2011 की जनसंख्या को सन 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या यानी कि सन 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे जो है निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। ठीक, इसको क्या कहेंगे? निरपेक्ष वृद्धि। आगे बताया गया कि जनसंख्या वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि जनसंख्या कब बढ़ी और कब घटी थी। प्रति दशक वृद्धि दर यहाँ पे, ठीक, कब बढ़ गई, तो ये चार्ट यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बार चार्ट आप लोग देखिएगा, ये दर्शा दिया गया है कि कब बढ़ी है कब घटी हुई है। फिर आगे हम लोग चलते हैं तो दूसरे चार्ट में भी समझाया गया है ये पैराग्राफ बना करके कि ये ग्राफ बना करके कि कैसे जनसंख्या वृद्धि हुई। यहाँ पे देखिए 1901 में इतनी जनसंख्या थी, वहीं पे माने 223 करोड़ थी, 223। तो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ के 121 करोड़ जनसंख्या पहुँच गई भारत की सन 2011 में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए, ये जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या सन 2011 की थी। अब कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष
कि मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्ति पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे प्रतिवर्ष वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में तीन तीन 3,610 लाख से बढ़कर 11 में 121 लाख हो गई। ठीक, श्रेणी भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आप लोग चार्ट में देख सकते हैं कि कब किस वर्ष में कितना जनसंख्या बदला है। ठीक है, यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है कि 51 से लेके सन 2011 तक, यहाँ 10 वृद्धि को दिया है, यहाँ अलग से वृद्धि दिखाया है दशक में सापेक्ष वृद्धि, फिर वार्षिक दर वृद्धि कितना हुआ है प्रतिशत में, ये भी इसमें दर्शाया गया है। आगे कहता है कि सरणी 6.1 में चित्र 6.4 वह 6.4 बा में दर्शाते हुए कि 1951 से 1981 दशक जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जनसंख्या व्याख्या करता है जो 1951, जो कि कब करता है 1951 में जो है क्या होता है कि 3,610 लाख से 1981 में 6,830 लाख हो गई थी। श्रेणी 1 से पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि होती रही है। ऐसा क्यों होता है, ये पूछा जा रहा है। किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई है। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1,800 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि दर बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर भी से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधन एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। ये चीज़ मतलब इतनी जनसंख्या है भारत के पास कि पर्यावरण संसाधन को, खाद्य पदार्थ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ठीक, आगे कहते हैं कि वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या वृद्धि जारी है तथा सन 2023 में भारत जो है चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। ठीक है, जो है पहले चाइना था विश्व में पहले नंबर पे और अब कौन हो गया है, भारत हो गया है। ठीक, जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। पहला है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में से जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जाता है। कहते हैं यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्याओं को मृत्यु दर कहा जाता है। जितना मतलब एक साल में मर जाते हैं उसी को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। लोगों की मृत्यु कम हो गई, धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक होने लगे और यही कारण की जनसंख्या वृद्धि भारत में बढ़ती गई। आगे कहते हैं कि 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर पर अधिक हो गई। 1981 में से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको प्रवास कहते हैं। ठीक, प्रवास आंतरिक देश के भीतर भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय माने दूसरे देश भी हो सकता है। आगे कहा गया कि आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटक को प्रभावित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्रियाकलाप। एक मानचित्र पर अपने दादा दादी, नाना नानी और माता पिता के जन्म के समय से प्रवास को दर्शाइए। प्रत्येक प्रवास के कारणों की व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। ऐसा इन्होंने बताया इस चैप्टर में। ठीक है, फिर आगे भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर
दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि लोग गांव छोड़ के शहर में क्यों जाते हैं कि वहाँ रोजगार मिल जाएगा, पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, स्वास्थ्य के लिए अच्छा व्यवस्था हो जाएगा। ये सब चीज़ें अगर गांव में हो जाती हैं तो लोग शहर में क्यों जाएंगे, गांव में ही रहेंगे। लेकिन अगर ये सुविधाएं नहीं होती तो वो मजबूरन जो है शहर में जाते रहते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या नियमित वृद्धि हुई है और 1951 में कुल जनसंख्या कितनी थी, तो बता रहे हैं कि 1951 में कुल जनसंख्या की 29% नगरीय जनसंख्या थी, जो सन 2011 में बढ़कर कितनी हो गई, तो सन 2011 में बढ़कर के हुई 31%। एक में थी ये जो है 17% और 11 में हो गई यहाँ पे 31.80%। एक दशक सन 2001 से लेकर के 11 के बीच 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 लाख हो गई। सन 2023 में 59% हो गई है। कि फिर कह रहे हैं किशोर जनसंख्या। अच्छा, किशोर जनसंख्या क्या होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। यह भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं और बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्या के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रयास तथा इसमें सुधार के द्वारा इसमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। आगे कहते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या होती है ये भी हम लोग इसमें समझ लेते हैं। तो दोस्तों, परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सन 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 से कम करने और व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार के नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। तो ये आपके लिए इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये चीज़ आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आप लोग इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसमें हम प्रश्न उत्तर करवा सकते हैं, लेकिन समय लग जाएगा इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ। वीडियो को रोक करके आप लोग इसको देख सकते हैं। अब ये कुछ भूगोल में शब्दावली है जिसका प्रयोग होता है, तो आप लोग इसको वीडियो रोक करके और ज़रूर देख लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ प्रयास कीजिए एक बार कि थोड़ा सा इसको वीडियो को रोकिए और एक एक पढ़ लीजिए, खुद से पढ़िए, क्योंकि मैं पढ़ दूंगा लेकिन आपको समझने में बहुत समस्या होगी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार आप स्वयं भी इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है कि ये पार्ट 6 आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे करके हमने 9, 10, 11, 12 सभी का धीरे धीरे जितने भी भूगोल के पार्ट हैं हम इस चैनल पे डालते रहेंगे वीडियो। आपको SCRT की भी टॉपिक इसमें मिलते रहेंगे, जो कि SCRT उत्तर प्रदेश का 6, 7, 8 का जो है इसमें वीडियो रखा जाएगा।